नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 2 बज गए हैं। वक्त हो गया न्यूज रूम लाइव का, जहां पर अगले 1 घंटे 5 एंकर के साथ आपको धुआंधार अंदाज में तमाम खबरें मिलने वाली हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। यूक्रेन के खेरसौन से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन तक मैं बताऊंगी आपको देश भर में किस तरह से एक्शन हो रहा है, किस तरह से बुलडोजर चल रहा है मजहबी हिंसा पर। और युद्ध के 51 दिनों बाद भी हमलों की रफ्तार थमी नहीं है। मैं आशुतोष चतुर्वेदी आपको बताऊंगा आखिर जो बाइडेन को कीव कूच की क्यों करनी पड़ी तैयारी। और मैं शशि तुषार शर्मा आपको बताने जा रही हूं कि जेएनयू में किस तरीके से हिंदू सेना के पोस्टर टांगे जाने के बाद मच गया है बवाल। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रूस यूक्रेन युद्ध की हर खबर, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर देने का दावा किया है। यूक्रेन से युद्ध में रूस का ये बड़ा दावा है, और ये दावा एक बड़े सैनिक ठिकाने को रूस ने तबाह किया है। लगातार ये युद्ध चल रहा है। आज 91वां दिन है। कीव के सैन्य ठिकाने पर रूस ने बड़ा हमला किया है, और ये जानकारी खुद रूस की तरफ से आई है। हमले में कीव का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह करने का दावा। शुभांकर, देखिए सईद, आपने खबर तो बताई, लेकिन जंग के 51वें दिन सबसे बड़ी कहानी जो है वो ये है कि जो बाइडेन ने पहली बार कैमरे पर यह कबूल किया है कि वो यूक्रेन जा सकते हैं, कीव की सरजमीन पर आ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए आप। जो बाइडेन अब वो करने जा रहे हैं जो पुतिन की टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बाइडेन अब वो करने जा रहे हैं जो पुतिन को आग बबूला कर देगा। वो आपे से बाहर हो सकते हैं, बदला लेने पर आमादा हो सकते हैं। तब जबकि यूक्रेन में रूस की सेना तांडव कर रही है, तब जबकि यूक्रेन को सीधी मदद देने में ताकतवर मुल्कों का पसीना छूट रहा है, बाइडेन ने तय किया है कि वो कीव जाएंगे। जेलेंस्की के समर्थन में सीधे कीव से हुंकार भरेंगे। जरा सुनिए पुतिन को बाइडेन का ये पैगाम। Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. बाइडेन का ये ऐलान बेहद बड़ा है, इसलिए क्योंकि पुतिन की निगाह इस पर भी लगी है कि यूक्रेन के समर्थन में कौन खड़ा होता है। आपको याद होगा कि युद्ध के 45 दिन बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे थे। जॉनसन ने तबाही को करीब से देखा और यूक्रेन के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए। I'm traveling on a fantastic Ukrainian railways train through to Kiev from Poland. And I just want to say a massive thank you to all the staff of Ukrainian Railways. We in the UK stand in sympathy and in solidarity with you. दो दिन पहले बाल्टिक देशों के 4 राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन पहुंचे थे। जेलेंस्की के साथ उनकी ये याराना वाली तस्वीरें देखकर पुतिन जरूर तिलमिलाए होंगे। चारों राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन की तबाही देखी और दो टूक कहा कि ये बर्बादी मंजूर नहीं। और अब बाइडेन की तरफ से संदेश आया है कि वो कीव कूच करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ $800 मिलियन की मदद, दूसरी तरफ कीव जाने का जिक्र। क्या है बाइडेन का एक्शन प्लान, मल्लिका आपको बताने वाली। बिल्कुल, बाइडेन का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इस युद्ध में हमेशा से यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है और खुलकर विरोध कर रहा है रूस का। लेकिन अब क्या प्लान है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कूटनीतिक मोर्चा समझिए, खुद कीव जाएंगे बाइडेन, और ऐसा ऐलान खुद बाइडेन ने किया है। आर्थिक मोर्चा भी समझिए, $800 मिलियन की मदद देने का वादा अमेरिका ने किया है। यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहा है अमेरिका। सैन्य मोर्चा, यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने का भी दावा अमेरिका कर रहा है। यानी कि बाइडेन अब खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में जीत यूक्रेन की हो। और आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आशुतोष।
बिल्कुल मलिका, निश्चित तौर पर देखिए हालात को देखते हुए कह सकते हैं कि दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन पर कभी भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। खुद अमेरिका को ऐसा लगने लगा है कि ये हवाई नहीं है बल्कि रियल है, और पुतिन के इरादे देखते हुए ऐसा लग सकता है कि वो परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन तस्वीरों की अब यूक्रेन को आदत सी हो गई है। बर्बाद हो रहा है यूक्रेन, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। हिम्मत नहीं छोड़ी है ज़ेलेंस्की ने, उम्मीद नहीं छोड़ा है यूक्रेन ने। और यूक्रेन के लाजवाब हौसले से हताश हो रहे हैं पुतिन। उनका सब्र संभल नहीं रहा, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। पुतिन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसलिए दुनिया भर के देश सांसत में हैं कि क्या हताश पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देंगे? क्या पुतिन ने एटमी अटैक का प्लान फुल एंड फाइनल कर लिया? क्या रूसी युद्धपोत पर हमले के बाद पुतिन परमाणु हमले पर आमादा हो जाएंगे? ये सवाल बेबुनियाद नहीं, परमाणु प्रहार की आशंका निराधार नहीं। दूसरे देशों की छोड़ दें तो व्हाइट हाउस भी इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इसे दीवार पर लिखी इबारत की तरह ले रही है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का संसद की एक समिति के सामने कबूलनामा सुनिए। पुतिन की हताशा को देखते हुए, रूस को युद्ध में हुई क्षति को देखते हुए, कोई भी देश न्यूक्लियर हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पूरा खतरा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार या कम शक्ति के न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। CIA के निदेशक ने सीधी बात कही है और अमेरिका का रक्षा विभाग भी बार बार एटमी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का ये बयान सुनेंगे तो आपको भी कोई शक नहीं रह जाएगा। Look, we obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities that we noted at the time that we took that seriously and that we continue to monitor it as best we can. So with respect to any recent rhetoric, we're obviously watching that very closely too. I would just tell you, again, two things. Our strategic nuclear deterrent posture is something that the Secretary checks in on every single day. It is not something that we take for granted. पुतिन कब क्या कर देंगे कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि नेटो यूक्रेन के साथ जितनी एकजुटता दिखाता है, पुतिन का पारा उतना ही हाई हो जाता है। मेरिटोपोल से गीता मोहन, खेरसौन से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो युद्ध के 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन नुकसान काफी पहुंचा, नतीजा अब तक नहीं निकला। इस बीच रूसी राष्ट्रपति की बात कर ले, रशिया की बात कर ले तो रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त रूस में क्या हलचल है, क्योंकि पुतिन लगातार बौखलाए हुए हैं, बताएंगे शशि। बिल्कुल आशुतोष, और आपको बता दें कि 51वां दिन चल रहा है और लगातार जिस तरह की खबरें और ज्यादा परेशान करने वाली हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि रूस शर्मिंदगी से बचने के लिए एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करे। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि रक्षा मंत्री रूस के बीमार पड़ चुके हैं इसी डर से। साथ ही साथ वहां से ये भी जानकारी मिल रही है कि 20 जनरल्स को पुतिन की तरफ से जेल में डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस बीच के रास्ते की लगातार बात कही जा रही थी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन बात करेंगे, वो रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और दबाव रूस पर लगातार बढ़ रहा है समय के साथ साथ। दिन बाद भी यूक्रेन पर बमबारी नहीं थमी। कीव, खार्किव से खेरसन तक जमीन और आसमान से हमले हो रहे थे। शहर शहर बम बारूद से बर्बाद है, लेकिन यूक्रेन की सेना डटी है। ज़ेलेंस्की हुंकार भर रहे हैं। हालात तो ये हैं, रूसी कब्जे वाले कई शहरों पर भी यूक्रेनी सेना झंडा लहरा रही है। कहां तो कुछ घंटे में यूक्रेन को कब्जा करने की हनक थी और कहां 51 दिन बाद रूसी सेना खाक छान रही है। जंग में हालात से पुतिन परेशान है, गुस्से में है। कहा तो ये भी जा रहा है रूसी रक्षा मंत्री को पुतिन की डांट के कारण हार्ट अटैक आया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क उठे। उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि वो बीमार पड़ गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 66 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 2012 से ही पुतिन के खासम खास रहे हैं।
यूक्रेन की जंग में अगुवाई उन्होंने ही की थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल वर्चुअल बैठक में वो शामिल हुए। माना जा रहा है कि डांट के बाद से ही रक्षा मंत्री अलग थलग हैं। इसे पुतिन और रक्षा मंत्री के बीच खटास के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गुस्से के शिकार रूसी जनरल भी बने हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक 20 रूसी जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। ब्रिटेन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री जनरल शोइगु से बेहद नाराज हैं। हालांकि एक समय दोनों बेहद करीबी समझे जाते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल शोइगु से व्लादिमीर पुतिन की दूरियां बढ़ी हैं। अखबार का दावा है कि जनरल शोइगु बहुत बीमार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये किसी वजह से, किसी नेचुरल कारण की वजह से नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति अपने 20 जनरलों से भी बेहद नाराज हैं, जिन्हें पैसों के हेरफेर की वजह से, $10 बिलियन की हेरफेर की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत थी, पिछले 51 दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो युद्ध को लगातार 51 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके यहां पर रूस के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि परमाणु हमला वाकई में रूस की तरफ से किया जा सकता है। चेचन लड़ाकों को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी रूस अपनाने जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सईद अंसारी। ठीक कह रही हैं शशि आप, क्योंकि आज तक के तमाम संवाददाता अपनी जान जोखिम में डालकर यूक्रेन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन भी चेचन लड़ाकों के एक ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच गईं और वहां जाकर उन्होंने चेचन लड़ाकों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जो पुतिन के एक इशारे पर कत्लेआम मचा देते हैं। जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक कौम माना जाता है, जो दुनिया के सबसे दरिंदा लड़ाके माने जाते हैं, उन्हीं लड़ाकों के गढ़ में पहुंचा आज तक। हम अब जो चेचन फाइटर्स का बेस कैंप है वहां पहुंच गए हैं। एक बिल्डिंग को उन्होंने अपना बेस कैंप बना लिया है। आज तक पर आज आप देखेंगे पुतिन की दरिंदा टुकड़ी को। टीवी पर पहली बार ऑन कैमरे आज आपकी मुलाकात होगी पुतिन के चीते से। चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप से आज आप देखेंगे लाइव रिपोर्टिंग। आप देखेंगे चेचन फाइटर्स हैं, उनके सारे जो असले हैं, उनके वेपन्स, एम्युनिशन सब यहीं पर है। ये ऑर्डर्स कादिरोव से लेते हैं। आज तक पर आज आप देखेंगे पुतिन के खूनी ब्रिगेड का सीक्रेट अड्डा। लोकेशन मेलिटोपोल, यूक्रेन। चेचन लड़ाकों का सीक्रेट अड्डा। वो रिपोर्टिंग में आज तक ने आज वो किया जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ। आज तक संवाददाता गीता मोहन सीधे उस लोकेशन पर पहुंची जो चेचन लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर है। रात का अंधेरा है, आसपास कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस इमारत के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। मेलिटोपोल के अंदरूनी इलाके में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में हम यहाँ पे चेचन फाइटर्स के साथ है। ये एक आज तक एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक किसी ने इन चेचन फाइटर्स के साथ बातचीत नहीं की। कमांडर मुराद यहाँ पर इन जो फाइटर्स है इनके साथ यहाँ पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में शामिल है। चेचन फाइटर्स यहाँ पर काफी दिनों से लड़ रहे हैं। रमजान अहमद कादिरोव का जो ये पूरा टीम है, ये जो पूरा फोर्स है, हर जगह लगा हुआ है। लेकिन कमांडर मुराद यहाँ पर है मेलिटोपोल में, कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है उसमें ये इन्वॉल्व्ड है। और अब देखिए चेचन लड़ाकों का वो बेस कैंप जहां यूक्रेन को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। इस कैंप में आपको सब कुछ दिखेगा। जंग के लिए तैयार हथियार, जंग के लिए तैयार होते लड़ाके, गोलियों की बौछार की तैयारी, लड़ाकों में जोश भरने की तैयारी। चेचन लड़ाकों की इस टुकड़े की नजर कीव पर लगी है, जबकि पुतिन का प्लान कुछ और है। ये लड़ाके अपने नेता कादिरोव का हुक्म बजाते हैं। जब तक कादिरोव का ग्रीन सिग्नल नहीं आता वो कीव से दूर हैं, लेकिन जिस दिन हुक्म आ गया कीव पर
कयामत बरसना तय है। गीता मोहन, मेलिटोपोल, आज तक। आज तक पहला ऐसा चैनल है जो चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचा। गीता मोहन पहली ऐसी हमारी संवाददाता हैं जिन्होंने चेचन लड़ाकों से बात की। होते कौन है ये, कितने खतरनाक होते हैं, बता रहे हैं शुभांकर। देखिए साहब, ये इतने खतरनाक होते हैं कि कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। कौन है ये चेचन लड़ाके, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। कादिरोव के इशारे पर कैसे नरसंहार करते हैं ये। तो रूस की तरफ से चेचन लड़ाके लड़ रहे हैं। यूं तो कादिरोव का देश मानते हैं, लेकिन इनके सुप्रीम नेता व्लादिमीर पुतिन हैं। 10,000 से ऊपर लड़ाके हैं जो यहां पर मौजूद हैं और लगातार चाहे बूचा हो, इरपिन हो, हर जगह पर ये नरसंहार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे ज्यादा खतरनाक लड़ाके दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत ज्यादा निर्दयी, बर्बर होते हैं और किसी को भी नहीं देखते, इतना कि रूसी फौज भी इनसे डरती है। अब आप इनकी भयावता को समझ सकते हैं। चेचन्या के रहने वाले हैं, कभी रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब कादिरोव के साथ ये पुतिन के लड़ाके हैं और पुतिन के आदेश पर जान लेना देना दोनों जानते हैं। गोली नहीं बल्कि गला काटने की इनकी रणनीति है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि बर्बरता से मारते हैं, इतनी निर्दयता से मारते हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। जिस पर जा रही है उसका तो क्या ही हाल होता, वो अलग कहानी है। पुतिन ने इन्हें स्पेशल असाइनमेंट के लिए रखा है और यह माना जा रहा है कि अगर एक आदेश आ गया तो उसके बाद कत्लेआम, तबाही, बर्बादी वो यूक्रेन की नई कहानी बन जाएगी। एक ये भी जानकारी आई है कि बाकायदा एक हिट लिस्ट दी गई है और इस हिट लिस्ट में तमाम जगहों के नाम है जहां पुतिन को परेशानी होती है, वहां पुतिन इन्हें आगे कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है वो हमने बूचा से लेकर मारियोपोल तक खूब देखा है। टैंक तबाह करने पर $20,000 का इनाम मिलता है, यानी इनाम लीजिए और बर्बादी करते जाइए। यह है चेचन लड़ाकों की कहानी। लेकिन कुछ कहानियां और भी हैं इस खबर से जुड़ी हुई यूक्रेन युद्ध से, वो मल्लिका आपको बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की। यूक्रेन पर हमले के 50वें दिन रूस की नेवी को ब्लैक सी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ब्लैक सी से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलें दागने वाला रूस का सबसे महत्वपूर्ण वॉरशिप मॉस्कवा मिसाइल क्रूजर तबाह हो गया है। लेकिन यह हादसा था या यूक्रेन के मिसाइल हमले का नतीजा, इसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच अपने अपने दावों की जंग शुरू हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसे डिकोड करना जरूरी है। ब्लैक सी में तैनात रशियन नेवी का स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप, जिसे रूस समंदर का सिकंदर मानता है। 600 फुट लंबा 12,500 टन का गाइडेड मिसाइल क्रूजर, जिसे रूस ने साल 1979 में लॉन्च किया था। ब्लैक सी में तैनात उस मॉस्कवा वॉरशिप के आग में घिरे होने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर ही अंदाजा होता है कि यह रूस के लिए कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन समंदर से यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार करने वाला मॉस्कवा वॉरशिप आखिर आग की लपटों में कैसे घिर गया, इसका रहस्य समंदर से भी ज्यादा गहरा है। रूस की माने तो मॉस्कवा वॉरशिप का समंदर में डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन यूक्रेन का अपना अलग दावा है। रूस का दावा है कि वॉरशिप में आग लगने से विस्फोट हुआ। यूक्रेन का दावा है कि रूस के वॉरशिप को यूक्रेनी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि आग लगने के बाद वॉरशिप से सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल अटैक में रूसी नेवी के कई सैनिक मारे गए। रूस ने दावा किया कि घटना के बाद वॉरशिप अभी भी तैर रहा है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी मिसाइल अटैक के बाद वॉरशिप समंदर में डूब चुका है। रूस ने अभी तक ये नहीं बताया कि वॉरशिप में आग कैसे लगी, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसने हमले से पहले ध्यान भटकाने के लिए ब्लैक सी में ड्रोन भेजा था। रूस के दावों का यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का एडवाइजर मजाक उड़ा रहा है। Здесь, мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется. यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून क्रूज मिसाइल से मॉस्कवा वॉरशिप पर अटैक किया था और इस ऑपरेशन में एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के दावे में थोड़ा दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि रूस ने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ब्लैक सी में मौजूद रूस के जंगी बेड़े ने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। रूस की नौसेना लगातार ओडेसा को निशाना बनाती रही है और
रूस की नौसेना का ये जहाज मस्कवा बहुत ही ताकतवर जहाज था, जिसमें जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, हवा में मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बियों पर वार करने वाले शस्त्र और अस्त्र बड़ी संख्या में थे। 500 नाविक इस जहाज में आ सकते थे। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया, और इससे पहले साराटोव एक लैंडिंग शिप को निशाना बनाया, इससे ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को निशाना बनाने की रूस की मंशा को एक बड़ा धक्का लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस का यह वॉरशिप समंदर में बिछाई गई यूक्रेनी सी माइंस की चपेट में आ गया और उसके बाद इसमें विस्फोट हुआ। क्लेम एंड काउंटर क्लेम के बीच अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि रूस का वॉरशिप समंदर में डूब चुका है या बर्बाद होने के बाद भी समंदर में तैर रहा है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि अब रूस का ये मोस्कवा वॉरशिप जंग के मैदान से जख्मी होकर विदा हो चुका है। गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर अमेरिका की नजर है। ब्लिंकन के इस ज्ञान पर एस जयशंकर ने अमेरिका को याद दिलाया है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। Looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. रूस यूक्रेन युद्ध पर इंडिया न्यूट्रल क्या हुआ? यूरोप और अमेरिका बदमाशी पर उतर आए और लगे भारत को मानवाधिकार का ज्ञान बांटने। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. भारत में मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि नजर तो भारत की भी है अमेरिका में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटनाओं पर, और अगर भारत ने बोलना शुरू किया तो अमेरिका शर्मिंदा हो जाएगा। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने अमेरिका को यह बताया है कि हम अमेरिका में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंतित, वो भी वॉशिंगटन में खड़े होकर। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जिस वक्त भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर कंसर्न जता रहे थे, उसी वक्त उनके देश अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 भारतीय सिखों पर हमला हुआ था। भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की यह 10 दिन में दूसरी घटना थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना को कोट करते हुए इशारों में नसीहत दे डाली कि अमेरिका ज्यादा चौधरी ना बने, भारत पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक ले। Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. भारत ने अमेरिका को उसी की जमीन पर खड़े होकर बता दिया कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में अमेरिका के हाथ कितने काले हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम इसी अमेरिका में चली थी ना, जो अमेरिका आज भारत में मानवाधिकार का चिंतक बन रहा है। नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अमेरिका के मुंह पर इतनी कालिख पुती हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा तक इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाए थे। Race remains a potent and often divisive force in our society. Now, I've lived long enough to know that race relations are better than they were 10 or 20 or 30 years ago, no matter what some folks say. You can see it not just in statistics, you see it in the attitudes of young Americans across the political spectrum. 51 दिन बीत चुके हैं, लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। फास्फोरस बॉम्ब है क्या और किस सफेद फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल रशिया की तरफ से यूक्रेन में किया गया है, इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सईद अंसारी।
बिल्कुल, और ये खींच है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कि 51 दिन बाद भी वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, और इस खींच को मिटाने के लिए अब रूस फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। ज़पोरिज़िया, खबर ये आ रही है कि ज़पोरिज़िया में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल रूस कर चुका है। यूक्रेन में आसमान से मौत बरसा रहा है रूस की सेना ने यूक्रेन पर दागे फास्फोरस बम। फास्फोरस बम के सहारे जंग जीतना चाहता है रूस। यूक्रेन पर रूस कर रहा है ताबड़तोड़ अटैक। क्या ये वाकई में सच है कि यूक्रेन में तकरीबन 2 महीने तक जंग के बाद रूस इस कदर बौखला गया है कि वो फास्फोरस बम जैसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसी खबरें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस के ताजा हमलों के बाद सामने आई हैं। खबर है कि ज़पोरिज़िया में रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया। दुनिया के सामने खबर ब्रिटेन के हवाले से आई है कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस वॉर के सेकेंड फेज से पहले फास्फोरस बम से अटैक तेज कर सकता है, और तो और मारियोपोल को जीतने के लिए व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकता है, जो फटने के बाद 2700 डिग्री की गर्मी पैदा करता है। ये तापमान इतनी गर्मी पैदा करता है कि इंसान को पल भर में भाप में तब्दील कर देता है। यूक्रेन की सेना के सूत्रों के मुताबिक रूस की सेना ने कीव में भी फास्फोरस बम से अटैक किया है। इसके अलावा जिन इलाकों में फास्फोरस अटैक की बात सामने आ रही है उनमें मारिंका, क्रास्नो होरोविका और नोवोमाइकोलावका शामिल है। ऐसा इल्जाम है कि रूस की सेना के जरिए किए गए इन फास्फोरस अटैक में कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि ये मौतें फास्फोरस अटैक की वजह से हुई हैं। हाँ, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई मौकों पर कह चुके हैं कि यूक्रेन वॉर में रशिया फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं। हालांकि रूस का कहना है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और तो और वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फास्फोरस बम होता क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फास्फोरस एक केमिकल होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रिहायशी इलाकों में इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। फास्फोरस का कोई रंग नहीं होता, लेकिन कई मौकों पर ये हल्का पीला दिखाई देता है। ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है जिससे लहसुन जैसी गंध आती है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है। व्हाइट फास्फोरस हथियार जलते हुए फास्फोरस को फैलाते हैं। इन जलते हुए फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम गिराया जाता है तो ये सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैल जाता है। ये फास्फोरस तब तक जलते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाता या वहाँ से ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। इसके संपर्क में आने पर जलन होती है, और ये जलन इतनी तेज होती है कि इससे मौत भी हो जाती है। व्हाइट फास्फोरस मांस से चिपक जाता है, जिससे इसकी जलन और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये त्वचा के संपर्क में आने पर और केमिकल बना सकता है, जैसे फास्फोरिक पेंटोसाइड। ये केमिकल स्किन के पानी से रिएक्शन करता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, जो खतरनाक है। इसकी चपेट में आने में इलाज में काफी वक्त लगता है। ये अंदरूनी टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे ठीक होने में वक्त लगता है। फास्फोरस इंसान के अंदरूनी अंगों को भी डैमेज करता है, जिससे मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर मौत नहीं भी हो तो इंसान बुरी तरह जल जाता है। रूस और यूक्रेन की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को बार बार इस खतरे से आगाह कर रहे हैं, लेकिन रूस के सामने खड़े होने की हिम्मत फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हैं, क्यों गुस्से में हैं, बता रहे हैं शुभांकर। देखिए सईद, आलम यह है कि 51 दिन गुजरने को हैं और अब तक पुतिन के हाथ कुछ ऐसा ठोस लगा नहीं है। बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं और यही वजह है कि पुतिन को लेकर कहा जा रहा है वो फ्रस्ट्रेट हैं, इस कदर गुस्सा है कि कुछ कर गुजरने को वो आमादा हो चुके हैं। पुतिन ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी। रूस ने यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड को धमकाया।
नाटो में शामिल हुए तो परमाणु बम मार देंगे। यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी। यूक्रेन के बाद स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के अंदेशे के बीच रूस ने ऐसा करने पर परमाणु हमला करने की चेतावनी जारी कर दी है। रूस ने धमकाते हुए कहा है कि ऐसा हुआ तो पूरे इलाके को परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइल से मारकर धुआं कर देंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पड़ोसी यूरोपीय देश डरे हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने को लेकर बेकरार हैं, ताकि वो खुद को रूस के प्रकोप से बचा सके। यूरोप में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड अगर नाटो में शामिल होने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो इलाके में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा। जाहिर है मौका और हालात के साथ साथ यूक्रेन की हालत देखकर ही दोनों देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन पड़ोस के छोटे और नाटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने कहा है कि रूस की इस धमकी में नया कुछ नहीं है, स्वीडन और फिनलैंड आगे बढ़ें। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी खुफिया संगठन CIA दुनिया को आगाह कर रही है कि वो फिलहाल रूस की परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी को हल्के में ना लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। फिनलैंड की करीब 1300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है, जबकि स्वीडन थोड़ा दूर है। फिनलैंड से रूस की दुश्मनी का इतिहास भी रहा है, इसीलिए उसे खास तौर पर संभल के कदम उठाना चाहिए। दुनिया रूस को हल्के में ना ले, इसलिए वो बार बार याद दिलाता रहता है कि उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है और आवाज से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने वाला भी वो दुनिया का इकलौता देश है। यूक्रेन की अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की इच्छा ही उस पर रूसी हमले की मुख्य वजह है। इस हमले से कई हफ्ते पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चेता दिया था कि रूस दुनिया में सर्वाधिक हथियारों से संपन्न देश है, उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले परमाणु हमले के लिए तैयार रहे। आज तक ब्यूरो। अब देखिए ये हताशा जो है ये घातक हथियारों में तब्दील हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र हो रहा है, क्योंकि घातक हथियारों का इस्तेमाल क्या है वो आपको मल्लिका बताने वाली है। शुभांकर, और सवाल ये भी कि आखिर पुतिन चाहते क्या है। दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बनने का जुनून पुतिन के सर चढ़कर बोल रहा है और नतीजा ये यूक्रेन के शहर शहर लहूलुहान हो रहे हैं। खतरनाक अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल पुतिन कर रहे हैं, जिसने यूक्रेन का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। रॉकेट, बम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के शहर शहर रूस कर रहा है। आखिर पुतिन किन हथियारों के दम पर दुनिया को ठेंगे पर रखे हुए हैं और नेस्तनाबूद कर रहे हैं। एक कमजोर मुल्क जो किसी तरह जंग के मैदान में डटा हुआ है। लेकिन इस बीच परमाणु हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पुतिन आजकल जहां भी जा रहे हैं उनके साथ एक सूटकेस दिखाई दे रहा है। हर वक्त उनके साथ साई की तरह रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के हाथ में एक सूटकेस रहता है। ऐसा सूटकेस जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो दुनिया में तबाही ला सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये परमाणु सूटकेस है। इसी सूटकेस के जरिए पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु बम है, जिनसे धरती कई बार तबाह की जा सकती है। 3 साल पहले इस रहस्यमयी सूटकेस के अंदर की झलक भी दिखी थी। पुतिन के अलावा उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोग ही इस सूटकेस को खोल सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कुल 3 सूटकेस हैं और इनमें बना बटन दबाते ही यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया पर कहर बरपाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।